जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस में। हाँ जी दोस्तों, रक्षा बजट में बढ़ोतरी संभव और डीए और एरियर का लाभ मिलेगा, क्या हो सकती है घोषणा, ये बड़ी खबर है। और ओआरओपी की टेबल में करो सुधार, ये है यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश एमओडी के लिए। और नेता की जात और बात पर कितना भरोसा, आखिर देश के ये कैसे हैं ठेकेदार, इनका कोई धर्म नहीं। खबरें करते हुए सार, इससे पहले आप देखिए बाघा बॉर्डर पर हमारे भारतीय सैनिकों का जोश, और जोश आप देख सकते हो। इस जोश को देखने के लिए लाखों लोग डेली बाघा बॉर्डर पर जाते हैं। आप इनको करना होगा अप्रिशिएट। खबरें करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं रक्षा बजट। जैसे कि मैं एक आपको क्लिप दिखा रहा हूं, और ये है बॉर्डर पर रक्षा बजट के ऊपर बहस। अभी बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर दिमन है, हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता है। बहुत जरूरी है जो बजट के प्रोविजंस हैं। क्या रक्षा बजट यानी जितना पैसा आता है वो सैलरी में कितना जाता है, पेंशन में कितना जाता है, आखिर सरकार इसको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय कर रही। और उन्होंने कहा है कि रक्षा बजट दो चीजों पर निर्भर करता है, एक है ग्लोबल सिक्योरिटी और थ्रेट परसेप्शन। ग्लोबल सिक्योरिटी के मामले में हम जाते हैं तो आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन का युद्ध कितना लंबा चल रहा है। हमास और इजराइल में आप तकरार देख रहे हो। अभी अभी आपने पाकिस्तान और ईरान के बीच में तकरार देखी। और यदि मैं थ्रेट परसेप्शन की बात करूं तो भारत के नजरिए से देखूं, चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बिल्कुल बैठे हैं कि कब हमें कुछ इस तरीके के उनके मंसूबे, आप समझ सकते हो कि इन सब चीजों को देखते हुए हमारी आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमारा बजट, यानी बजट में क्या चीजें होती है, यानी हमें एयरफोर्स को कौन कौन से और फाइटर जेट चाहिए, कौन कौन से कैरियर विमान चाहिए, आर्मी को क्या चाहिए, नेवी को क्या चाहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर सकें। ताकि आप समझ सकते हो कि देश की इकोनॉमी इसी पर निर्भर करती है। और इसी के ऊपर उन्होंने डीआरडीओ को प्रोत्साहन किया कि रिसर्च करें और मेक इन इंडिया, और आप समझ सकते हो कि बहुत सारी चीजें वो यहां से बने, हम और बाहर देशों के लिए एक्सपोर्ट करें। उन्होंने कहा है कि इन सब बजट को देखते हुए साथ में मैं इस खबर को जोड़ना चाहता हूं कि आखिर आप समझ सकते हो कि आत्मनिर्भरता पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी बात यदि मैं कहूं कि साथ ही बजट को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी योजना है जो कि लंबित पड़ी हुई हैं। अब इसी के बीच में खबर निकल के आ रही है कि 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश होगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, क्या उसमें 18 महीने एरियर के ऊपर मोहर लग सकती है, क्या उसमें डीए बढ़ोतरी, यानी अब दोनों की बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, चाहे आपका इकोनॉमिक टाइम्स हो, आज तक की खबर हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, लगातार इस खबर को कह रहे हैं कि यानी वित्त मंत्री के पास 18 महीने का प्रपोजल जो पहुंचा है उसके ऊपर बातचीत बन सकती है, और चुनाव भी है। इस तरीके से लोग खबरें चला रहे हैं, लेकिन ये कितनी संभावना, ये 1 तारीख को इसका खुलासा होगा। लेकिन इसकी खबरें और उसका प्रेशर लगातार चल रहा है। मांगना हमारा काम है, जोर जोर से मांगना हमारा काम है। देना न देना सरकार है। सरकार के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं बनता है सरकार नहीं मानेगी। रही बात देना ही आसान होता तो सरकार अभी तक इसकी घोषणा कर चुकी होती, लेकिन सरकार के लिए कहीं ना कहीं मन में उसके अंदर शंका थी, मन में खोट थी कि वो नहीं देना चाहती। और दूसरी बात निकल के आ रही कि आज से 2 दिन बाद 5 से 6% की बढ़ोतरी होगी। जैसा कि उनकी खबर का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एआईसीपीएन के आंकड़े जो कि लगभग 31 जनवरी या 30 जनवरी को घोषित हो जाएंगे, उससे यह पता चल जाएगा कि दिसंबर में हमारा कितना इन्फ्लेशन हुआ, यानी कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई। और इस हिसाब से जैसा कि कहा जा रहा है कि 50% डीए तो पक्का है, इसके ऊपर 51 तक जाना आसान लग रहा है। अब देखते हैं, इस खबर का करते हैं इंतजार, 2 दिन बाद ये क्लियर हो जाएगी। यानी ये खबरें थी जो कि आपको मीडिया में चल रही, उन खबरों के साथ हमने आपको रूबरू कराया। अब देखते हैं कि 1 फरवरी को ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली दोस्तों बात है। अब बढ़ते हैं वन रैंक वन पेंशन की टेबल नंबर 7 और 8 का युद्ध चल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओआरओपी का जो मूल आधार है कि सबकी लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक के हिसाब से सबकी पेंशन जो बराबर हो, लेकिन आप मूलतः देखा गया होगा, आपने अभी एक्स ग्रुप में एक बहुत बड़ी अनोमलीज क्रिएट कर दी कि 2016 के बाद वो टेबल नंबर 8 के हिसाब से, यानी
6200 उन्हें एक्स ग्रुप पे मिलेगी। और टेबल नंबर 7 में यानी 2016 से पिछले वाले उन्हें 3600 के हिसाब से मिलेगी। तो फिर ये अनोमलीज किसने क्रिएट की और इसको नकारा है यानी कोर्ट ने। दोस्तों जैसे ही एमएससीपी की बात करते हैं, 2006 के बाद एमएससीपी की सुविधाएं और 2006 से पहले बहुत सारे ऑनरी नायब सूबेदार भी मिला है, वो भी मामला लटका हुआ। तो अनोमलीज बहुत सारी हैं, लेकिन इस खबर के लिए जैसे लिखा है कि न्यूमरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड बाय द एमओडी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी फ्रॉम द वेटरन्स ऑल द 3 विंग्स, द इंडियन आर्मड फोर्सेस ऑफ द मेजर इशू कंसर्निंग विद ओआरओपी इंक्लूडिंग द रेजुलेशन ऑफ अनोमलीज, ओआरओपी टेबल नंबर 7-8। उन्होंने कहा है रेड पिटिशन 2016 पोस्ट 2016 अलग अलग नो दिया है। एंड स्टैंड ऑफ एमओडी डीएसडब्ल्यू का क्या स्टैंड है? द इशू कंसर्निंग विद ओआरओपी इंक्लूडिंग द resolution of the anomalies of the ORP table number 7-8 have been taken up by trial service with the MOD DSW. However, the MOD DSW has reviewed the issue of clarified same as follows. In the ORP revision with effect from 1st July 2019, the pension all defense forces pension family pension have been refixed on the basis on average minimum and maximum pension of defense पर्सनल रिटायर्ड देन कैलेंडर ईयर 2018 सेम रैंक। उन्होंने कहा है कि 2018 को बेसिक रखते हुए हमने मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज लिया, उस हिसाब से सबकी बेसिक पेंशन को फिक्स करके 1 जुलाई 2019 से लागू किया है। लेकिन बात यहां पर आ रही है कि आपने टेबल नंबर 7 और 8 में इस तरह भेदभाव रख करके एक अनोमलीज क्रिएट की है। उसके लिए डीएसडब्ल्यू क्या कह रहा है, इसके ऊपर बात चल रही है। द स्कीम टू डिफरेंट रेट ऑफ एक्स पे हैज बीन मेड ऑपरेशनल from 1st January 2016 as same can applied prospectively, hence separate table have been prepared pre 1/1/2016 retirees and post retirees. However, table number 8 has been prepared those who have been drawn their higher pay। उन्होंने कहा है उनको 6200 क्यों और इनको 3600 क्यों। इस it is also clarified MOD DSW the Honorable Supreme Court its order dated 16 March 2022। उन्होंने कहा ऑर्डर नंबर 419216 हैज ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट ए लीगल मैंडेट दैट द पेंशनर हु हेल्ड द सेम रैंक मस्ट बी गिवन द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन। उन्होंने कहा रैंक सेम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा कि आपकी बराबर होगी। द वेरीफाइंग बेनिफिट दैट मे बी एप्लीकेबल सर्टन पर्सनल विच आल्सो इम्पैक्ट द पेंशन पेवर नीड टू बी equalized with the rest of personnel. Honorable Supreme Court has also observed that the benefit of new elements pensionary scheme can be prospectively applied. Further, Indian Excavation Movement has filed MA 4992023। उन्होंने फिर केस दायर किया 17 अप्रैल 2023 को और उसमें आपको लग रहा है एक्शन टेकन क्या हो रहा है, यानी इसके ऊपर आपको डिसीजन जैसा कोर्ट का आ गया, जिसने केस फाइल किया है उसको इस अनोमली से बाहर किया जाएगा और सबको 6200 का लाभ मिलेगा। यानी ये बहुत बड़ी अनोमलीज थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका साथ दिया और ये रेक्टिफाइड हुई। दोस्तों ये थी 2 बड़ी खबरें। अब आप आइए तीसरी बड़ी खबर। ये सुनना जरूरी है, राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है। मैं क्यों कह रहा हूं, राजनीति में शर्म केवल मूर्खों के आती है। और ये कहा है हमारे भारत के कवि हरिशंकर परसाई, आज से बहुत पहले लिख गए होंगे, यानी 100 साल पहले लिख दिया था कि मूर्ख ही शर्म सकते हैं, समझदार आदमी को शर्म नहीं आती राजनीति में। और इसका हवाला आपको कल का एपिसोड बिहार का देखना होगा, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी हैं फिर नवी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी बंदा की बातें बदलती हैं, बंदा नहीं बदलता है। बंदा की पार्टी बदल जाती है लेकिन बंदा नहीं बदलता। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बंदा की जात बदल जाती लेकिन बंदा नहीं बदलता। यानी ये सॉलिड है कि यानी राजनीति में समझदार आदमी के ऑप्शन खुले हैं और ना वो जाति है, ना उसकी कोई पात है, ना कोई बात है। जैसा कि मैं ये कह रहा हूं, मुझे किसी से परहेज नहीं, लेकिन आप 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, चला जाऊं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। ये 1 जनवरी 2023 का है, 1 साल नहीं हुआ। और उधर अमित शाह जी भी बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए, भाजपा के दरवाजे बंद है। जरा ये भी सुनिए तो आप इनकी करनी कथनी में आप समझ सकते हो यार, इनकी बात पे आप भरोसा कर सकते हो। कितना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं,
आज मीडिया में उछाला जा रहा है भाई आप कौन से मुंह से बोलते हो, कौन से मुंह से खाते हो, कौन से मुंह से करते हो। तो ये आप समझ सकते हो जो सेना के लोग हैं जो राजनीति में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले सैनिक वाला जो आपका दिल है और जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो कहां तक आपको ले जाएगा? ये कहीं तक नहीं ले जाएगा, आपको कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेगा। ये देखिए जिनको हम भाषा में नेताओं को धूर्त कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं, बहरूपिया कह सकते हैं, और बहुचालीय कह सकते हैं, बहुधर्मीय कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये ऑल इन वन है, ऑल इन वन है। इसलिए आप देखते हो ये जो कैटेगरी है जो ऊपर वाली भारत देश के अंदर, इनका सिस्टम, इनकी परंपरा, इनकी शादी, जात विवाद कोई मायने नहीं रखते। इनको वोट बैंक से मतलब किसी के भी पैर छू लेंगे, किसी के भी दिखा देंगे, मीडिया दिखा देंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि राजनीति को करने के लिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मोटी चमड़ी, जो भी कहे वो सुनो और निकाल दो, और इतना लचीलापन हो कि हम किसी के आगे भी झुक जाएं, किसी के भी पैर छू लें, किसी का भी कुछ भी कर लें, कोई भी गाली दे रहा है। मतलब हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म सिर्फ कुर्सी कहाँ है, कुर्सी की तरफ कैसे जाना है, चल के जाना है, रैंक के जाना है, पैर छू के जाना है, गिर के जाना है, पढ़ के जाना है। तो इसलिए समझ सकते हैं कि ये कोई बात बोलते हैं, किसी भी प्रकार का आपको आश्वासन मिलता है, आप किसी इनके पास जाके बड़ा अच्छे से सेल्फी खिंचाते हो और ये आपके कंधे पे हाथ रख देते हो, तो ये भगवान नहीं है। ये कलयुग के भगवान हो सकते हैं, पैसे के आसपास वो भी नहीं करेंगे, बट इनको इतना बड़ा महत्व देना, अब बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे नौजवानों को ऐसी बातें करनी चाहिए कि क्या ऐसे ही लोग इस देश हमारा भविष्य तय करेंगे? ये आपको सोचने वाली बात है। धन्यवाद।